गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू प्रूडेंट मंथली वेबिनार सीरीज। पहले हम निफ्टी का एक आउटलुक ले लेते हैं। तो लास्ट मंथ के वेबिनार में हमने बताया था कि 25,600 एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट। और यदि इसको निफ्टी क्रॉस करता है देन 26,250 से 26,300 आर द अपसाइड टारगेट जोन टू आई। और वहीं जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो 34 डीएम में हम यूजुअली वॉच करते हैं दैट इज 24,650 उस टाइम पे प्लेस था। निफ्टी इनिशियल सितंबर सीरीज के अंदर एक करेक्शन दिखा है नेट टच ए लो ऑफ 24,753 जो कि कोइंसाइड हुआ 34 डीएमए के, और वहां से एक अच्छा सर्च दिखा था हमने फॉर द मंथ। एंड इट क्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 25,600 एंड इवन जो हमने टारगेट मेंशन किया था 26,250 से 300, इट टच द हाई ऑफ 26,277। ऑलमोस्ट जो टारगेट जोन हमने बताया वहीं से निफ्टी से रिट्रीट किया, देन लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग लास्ट 3-4 दिन से जो हम देख रहे हैं अभी राइट नाउ। एंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर निफ्टी continued the winning streak for the fourth consecutive week and closed with a gain of 2.3%। एंड आउटलुक ले लेते हैं तो अभी करंटली जो लास्ट 2-3 दिन से हम जो करेक्शन देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो राइट नाउ जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 24,753 जो कि सितंबर मंथ का जो लो है दैट इज द इमीडिएट सपोर्ट लेवल टू वॉच आउट। और यदि ये किसी कारण ब्रेक होता है तो द नेक्स्ट सपोर्ट टू वॉच आउट ऑन डाउन साइड विल बी 23,894 जो कि अगस्त मंथ में जो लो बना था। एंड अभी 34 डीएम में वीक एवरेज जो 34 वीक एवरेज है वो 23,550 इज द अदर सपोर्ट लेवल। और वहीं अपसाइड के अंदर 26,277 जो कि लास्ट मंथ का हाई है दैट इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल टू आई। अंटिल अगर ये क्रॉस करता है देन अपसाइड में 26,800 एंड 27,200 कैन बी द टारगेट जो वॉच आउट कर सकते हैं अपसाइड में। बट दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। सो वन कैन अंटिल ये क्रॉस नहीं होता है देयर कैन बी फर्दर सेलिंग जो भी रैली आती है। सेक्टोरल इंडाइसेस, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट है। हमने इस पे कवरेज जुलाई के वेबिनार में किया था जिस टाइम पे निफ्टी आईटी इंडेक्स 38,400 ट्रेड कर रहा था, और हमने 45,800 एंड 51,000 के टारगेट दिए थे। एंड द रीजन वॉज कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट्स पे। अगर हम फरवरी जनवरी 2022 और फरवरी 2024 के हाइट को एडजॉइन करते हैं देन दिस वाज ए गुड ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे आया था। एंड लास्ट मंथ निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 43,645 का एक हाई टच किया एंड देन लिटिल बिट ऑफ करेक्शन वी हैव सीन आफ्टरवर्ड्स। So our positive view is still intact in Nifty IT index, and one can still buy this or accumulate with a stop loss of 37,500। एंड द बेस्ट वे टू प्ले इन दिस कि आप ईटीएफ बाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स मिल जाते हैं। निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं। लाइक निफ्टी 20 है जो निप्पॉन का है, आईसीआईसीआई टेक, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का है। सो दोज आर द ईटीएफ विच यू कैन बाई अगर आप इस इंडेक्स पे प्ले करना चाहते हैं तो। सेकंड इंडेक्स जो है वो है मेटल इंडेक्स। सो राइट नाउ जो चाइना ने स्टिमुलस मेजर्स डिक्लेयर किए थे लास्ट वीक, द रिजर्व रिक्वायरमेंट जो चाइना ने कट किए हैं, तो उसके चलते एक आईटी मेटल इंडेक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट जनरेट किया डेली चार्ट्स पे। दिस ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। तो दिस इज द वन विच अभी क्या है कि राइट नाउ इट इज द सेफ हेवन। हम लोगों का जो पॉजिटिव व्यू है वो आईटी और मेटल पे है राइट नाउ। सो इट इज आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। सो दिस इज द वन मोर इंडेक्स जहाँ पे आप अभी भी बुलिश व्यू रख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट है वो 11,800 एंड 11,900 आर द टारगेट लेवल। अभी राइट नाउ आईटी इंडेक्स मेटल इंडेक्स इज ट्रेडिंग नियर अबाउट 10,200 लेवल। एंड द स्टॉप लॉस आप इसके अंदर रख सकते हैं 9,300। जैसे कि हमने आईटी इंडेक्स में बताया था, इवन मेटल इंडेक्स में भी ईटीएफ अवेलेबल है, दैट इज मेटल आई ईटीएफ जो आप बाई कर सकते हैं। दैट इज गुड। अगेन आप पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बाई कर सकते हैं।
ये जो चार्ट है ये सिल्वर का है। हमने सिल्वर पे इनिशियली जब बाई जनरेट किया था वो मई 2024 में, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब आया था तब जनरेट किया था। और आफ्टर दैट वी हैव सीन एक अच्छा शार्प रनअप भी देखा हमने मेटल के अंदर, एंड इट टच्ड ए हाई ऑफ 32.51, और फिर वहां से लिटिल बिट ऑफ करेक्शन भी देखा था हमने। एंड सिल्वर 26.45 का एक लो टच किया। अभी राइट नाउ अगेन एक वीकली चार्ट्स पे हम देखें तो फिर से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जनरेट किया है सिल्वर ने। सो इंटरनेशनल मार्केट में राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 31.31। तो वन कैन बाई दिस इंडेक्स, और मतलब ईटीएफ के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना है अलॉन्ग विथ इक्विटी के साथ में। इवन सिल्वर, एंड प्रीवियसली हमने गोल्ड का भी एक शेयर किया था आपके साथ भी, और जिसमें टारगेट हमारे अचीव हुए। तो राइट नाउ दिस इज वन जहाँ पे एक वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट जनरेट हुआ है। और यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट है दैट इज 35.24 एंड 41.65, जो कि 61.8 और 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। हम अगर जो सिंस 2011 के हाई से जो है, सो दिस आर द मेजर अपसाइड टारगेट टू आई। और वहीं जो स्टॉप लॉस है वन कैन कीप एट 26.45। यहाँ पे भी सिल्वर के अंदर भी ईटीएफ अवेलेबल है, दैट इज सिल्वर बेस इज देयर, जो वन कैन बाई। दिस आर द जो हम recommendations, वन ऑफ द रिकमेंडेशन इज प्रो अल्फा। दिस इज प्योरली टेक्निकल रिकमेंडेशन विथ ए टाइम हॉरिजन ऑफ 1 और 2 मंथ्स के लिए। और यहाँ पे जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स हमारे रहते हैं वो निफ्टी 500 के रहते हैं। और इसके अंदर जैसे कि ये जस्ट एग्जाम्पल जेके सीमेंट हमने कॉल दिया, एंड दिस आर द टू टारगेट, और ये स्टॉप लॉस रहता है। ये जो स्टॉप लॉस है दैट इज ऑन डेली क्लोजिंग बेस, अगर इसके नीचे क्लोज आता है देन द स्टॉप लॉस इज ट्रिगर। और लास्ट मंथ में हमने 30 रिकमेंडेशन, मतलब या फिर तो वो रिकमेंडेशन हमने न्यू दी हो या प्रीवियस मंथ की क्लोज हुई हो, तो आउट ऑफ 30 रिकमेंडेशन 13 में टारगेट अचीव हुए, 4 में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एंड 13 कॉल्स आर स्टिल आउट। वन मोर जो हमारा रिकमेंडेशन रहता है प्रूग्रो, दैट इज टेक्नो फंडा रिकमेंडेशन। यहाँ पे जो टाइम हॉरिजन रहता है वो 3 to 4 क्वार्टर्स का रहता है। और जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स रहते हैं वो निफ्टी 500 में से ही रहते हैं। लास्ट मंथ हमने एक कॉल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का दिया था, और यहाँ पे यूजुअली हम एक एक्यूमुलेशन रेंज देते हैं लाइक 995 से 900, एंड द टारगेट इज 1294, एंड स्टॉप लॉस इज 777। ये जो स्टॉप लॉस होता है ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रहता है, मतलब अगर वीकली बेस पे ये इसके नीचे क्लोज होता है देन ओनली द स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड। Investment in secondary market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future results. और जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं इसमें हमारा, हमारे रिलेटिव्स का और हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। प्लीज रीड द डिटेल डिस्क्लेमर एट prudentcorporate.com/research disclaimer. Now I hand over it to Nihal for fundamental. हेलो एवरीवन। ऑडिबल। तो पहले हम बात करेंगे इंडेक्स के रिटर्न्स की कि लास्ट 1 मंथ में इंडेक्सेस ने कैसा रिटर्न दिया है। तो आज की क्लोजिंग के बाद अगर देखें तो निफ्टी का 1 मंथ में -0.6% हो रहा है, बीएससी सेंसेक्स का -0.8। द इंटरेस्टिंग थिंग इज के जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्मर रहते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव में भी उन्होंने आउट परफॉर्म किया है।
मिड कैप ज्यादा गिरा है और स्मॉल कैप उससे भी ज्यादा गिरा है बेंचमार्क इंडेक्सेस से। तो मिड कैप 1.27% से गिरा है एंड स्मॉल कैप हैज फॉलन डाउन बाय 2.92%। तो ये बात हम काफी महीनों से रिट्रेट करते आ रहे थे कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में का जो भी होल्डिंग हो, जो भी आपके पोजीशन हो, उसको आपको रीवैल्यूएट करना चाहिए, बिकॉज काफी एक्सपेंसिव लेवल पे काफी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो देर आर लॉट ऑफ पॉकेट्स विच आर ट्रेडिंग एट वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। उसकी हम आगे भी बात करेंगे कि कौन सा पॉकेट्स हमें लगते हैं कि उसमें काफी ज्यादा एक अच्छा अप मूव आ गया एंड दे आर ट्रेडिंग एट मल्टीपल्स दैट आर नॉट जस्टिफाइबल एज ऑफ नाउ। इधर द अर्निंग्स हैव टू कैच अप और द प्राइसेस हैव टू गो डाउन। वैसे कुछ सेगमेंट्स है जो हम आगे बात करेंगे। तो वैसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छा डाउनटेक हमने ये मंथ में देखा है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो दी आउट परफॉर्मर ऑब्वियसली इधर हम देख सकते हैं कि जो हैंगसेंग और शंघाई है, जो चाइना स्टिम्युलस एंड एवरीथिंग की पहले भी वीरू सर ने बात की, आगे भी हम बात करेंगे। तो वो दो एशियन इंडस्ट्रीज ने काफी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। हैंगसेंग अप नियरली 30% इन अ मंथ एंड शंघाई का जो इंडस्ट्री है वो भी 20% जितना ऊपर है। तो उसके हम आगे बात करेंगे। बट अभी आप अगर देखो तो देर आर लॉट ऑफ न्यूज आर्टिकल गोइंग अराउंड के इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 7 मंथ लो, या इस कैलेंडर ईयर का काफी सबसे लो नंबर आया है एंड दोज थिंग्स आर देयर। बट हमें एक चीज देखनी चाहिए कि द नंबर स्टिल इज 56.5। तो 56.5 बिल्कुल भी खराब नंबर नहीं होता है। 50 के ऊपर का कोई भी पीएमआई में नंबर हो, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड नंबर। एंड ये तो 55 के भी ऊपर है यह नंबर। तो द न्यूज आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग आर राइट के इट इज एट अ लो। बट ये बिल्कुल भी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन या वो सब कुछ नहीं दिखाता है। तो हमें जो भी आर्टिकल है वो पढ़ के उसका मीनिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ द हेडलाइन। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि फ्रॉथ की काफी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में एक काफी अच्छा अप मूव आ गया है एंड जो डाउन टिक है वो भी काफी अच्छा आ रहा है। तो काफी रीजन है कि हमने ये एक इमेज है वो शेयर की थी। तो इसमें शिप बिल्डिंग कंपनीज की बात की थी हमने। तो ये दिस इज एज ऑफ 17 सितंबर। तो ये जो आप 28% डाउन फ्रॉम हाई, 41% डाउन फ्रॉम हाई देख रहे हो, ये और भी नीचे गया होगा उस डेट के बाद। बट दिस इज एज ऑफ 17 सितंबर। बट इधर हम देख सकते हैं कि 40% डाउन जाने के बाद भी कोचिन शिपयार्ड अपने 5 ईयर पीई से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो तीनों स्टॉक्स हैं, ये 3 to 5.5 टाइम्स ज्यादा मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहे हैं देन इट्स 5 ईयर एवरेज। तो ये दिखाता है कि काफी एक्सपेंसिव लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहे हैं। एंड ये करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक चीप हो चुके हैं एंड हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमें ये सब चीजें भी देखनी चाहिए कि उसका हिस्टोरिकली कौन से वैल्यूएशन पे ट्रेड किया है, ऐसी कौन सी चीजें हो चुकी है इसके साथ कि इट गेट्स अ बेटर मल्टीपल। तो ये दीज कंपनीज यू विल नॉट गेट एट द मल्टीपल ऑफ 13, 15 और 10, बट 52, 37 ये सब मल्टीपल्स पे भी बाय करना डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप होल्ड कर रहे हो, आपके पास पहले से है या होल्ड कर रहे हो, तो इसमें भी आपको एक बार चेक करना चाहिए कि क्या मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, आर दोज मल्टीपल्स जस्टिफाइबल और नॉट। तो ये सिर्फ शिप बिल्डिंग के लिए ही नहीं, रेलवे कंपनीज में भी काफी कंपनीज ऐसी है दोज हु आर ट्रेडिंग एट अ लॉट हायर मल्टीपल देन दे यूज टू ट्रेड। फिर डिफेंस में भी ऐसा है। पीएसयू, दूसरी स्पेसेस जो पीएसयू होती है, भेल हो गया या दूसरे काफी पीएसयू कंपनीज है, उन सब में भी ये ऐसा सिनेरियो अभी बिल्ट हुआ है कि दे आर ट्रेडिंग एट वेरी हाई मल्टीपल। जो रियलिटी स्पेस है वो भी एक अच्छा काफी अपमूव देखा था उसने 2024 कैलेंडर ईयर में, सॉरी 2023 कैलेंडर ईयर में, एंड 24 में भी इट वेंट अप
वेल इन द इनिशियल क्वार्टर्स और सो, पर उसमें भी हमने देखा था कि Q1 में इलेक्शंस की वजह से उनका जो प्रोजेक्ट लॉन्चेस है काफी डिले हुए थे, उनके जो प्री सेल नंबर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं दिखा पाए थे। तो उन सब की वजह से वो सारे सेगमेंट्स भी कुछ महीनों से थोड़ा हम देख सकते हैं कि प्रेशर में रहे, मतलब दे हैव नॉट आउट परफॉर्म द मार्केट। तो वो सब रीजंस हैं। एंड वो जो अच्छा मूव उन्होंने लास्ट 1.5 ईयर्स में देखा था वो भी एक रीजन है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स है काफी ज्यादा, सॉरी जो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, उन सब में भी आप एक टाइप का थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हो, वैसा कह सकते हैं। नॉट ट्रू फॉर ऑल द स्टॉक, बट काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड उसमें वी वुड एडवाइज यू टू गो थ्रू देयर fundamentals and see if they are worth holding or buying. And if you need any help, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप क्वेरीज डाल सकते हैं, जो भी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो, एंड वी विल गेट बैक टू यू। तो जो चाइना स्टिम्युलस है, तो वो कैसे इम्पैक्ट ला रहा है हमारे मार्केट में? तो चाइना का जो स्टिम्युलस है उसमें उन्होंने काफी ऐसे अनाउंसमेंट्स किए दैट विल हेल्प द इकोनॉमी टू बूस्ट अप, मतलब काफी पैसे मार्केट में घूमेंगे, मार्केट में जाएंगे उसके बाद। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो उनकी जो इकोनॉमी अभी थोड़ी स्लो चल रही है उसमें एक बूस्ट आएगा। जो उनका रियल एस्टेट काफी टाइम से सुस्त हुआ है उसमें एक रिवाइवल आ सकता है। तो उसकी वजह से जो FIIs है वो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग करते आ रहे हैं अनाउंसमेंट के बाद से ही। और कल की अगर हम बात करें तो मोर देन 15,000 करोड़ का नेट सेलिंग किया था FIIs ने। तो काफी दूसरे भी फैक्टर्स है जैसे इसराइल वॉर एंड एवरीथिंग, बट चाइना स्टिम्युलस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स की जिसकी वजह से FIIs कांस्टेंट सेलिंग कर रहे हैं। एंड जेफरीज जो है उन्होंने भी अपना वेटेज इंडिया में 1% से घटाने का बात किया है। बिकॉज इंडिया की जो इक्विटीज है दैट दे आर ट्रेडिंग एट हायर मल्टीपल देन द इक्विटीज इन चाइना। तो वो भी एक नेचुरली, कोई भी इंसान अगर आप भी कोई स्टॉक लेने जाओगे तो यू वुड गो फॉर अ स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन देन दी अदर स्टॉक्स। अगर कोई दूसरा स्टॉक एक्सपेंसिव होगा पर उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे, देन यस यू विल कीप अ बिट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड देयर। बट आप उधर अच्छा ग्रोथ आ गया उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक करके दूसरी जगह पे भी इन्वेस्ट करना चाहोगे जहाँ पे कुछ रीजन की वजह से उनका भी अर्निंग पोटेंशियल बड़ा हो। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई जेफरी ने इंडिया का वेटेज कम किया है। बट दे आर बुलिश इंडिया के लिए, इंडिया स्टोरी उनको पसंद है, बट उन्होंने सिर्फ थोड़ा अपना वेटेज कम किया है। एंड ये स्टिमुलस आने के बाद बेनिफिशियरी में भी तो इंडियन कंपनीज में कुछ एक आध सेगमेंट तो होगा ही। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज भी मेटल कंपनीज। तो जैसे आपने देखा होगा कि मेटल के प्राइसेस है काफी नीचे आ चुके हैं, स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ गए थे एंड दे आर ऑन अ कांस्टेंट डिक्लाइन। अब चाइना में भी जो टॉप उनके 2-3 मेटल मैन्युफैक्चरर्स है उनके स्टॉक प्राइसेस भी काफी नीचे आए थे। जो मेटल आयरन ओर का प्राइस है वो भी बहुत नीचे आया था। बट ये स्टिम्युलस के बाद जैसे ज्यादा पैसे मार्केट में होंगे तो द डिमांड कैन कम अप, डिमांड कैन कम बैक, एंड डिमांड आएगी तो उनका जो डिमांड है उधर कंजम्पशन का वो बढ़ेगा। एंड सो जो वो डंप इंडिया में कर रहे थे वो कम डंप करेंगे, या तो इंटरनेशनल प्राइसेस भी ज्यादा ऊपर आ सकते हैं। तो उसकी वजह से मेटल कंपनीज आर वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस चाइना स्टिमुलस। एंड हम बात करें लास्ट मंथ में हमने एक कंपनी पे कवरेज इनिशिएट किया था, दैट इज गेटवे डिस्ट्री पार्क। तो गेटवे डिस्ट्री पार्क इज इन द लॉजिस्टिक्स सेगमेंट। वो हमने क्यों दिया था? तो हमने पहले लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री समझनी चाहिए कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी 14 to 18% है इंडिया के GDP का, डिफर मतलब ईयर्स में। तो उसको गवर्नमेंट काफी प्रोजेक्ट्स डाल के कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ग्लोबल बेंचमार्क इज अराउंड 8% एंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 8% तक लेके आ जाए 2030 तक।
तो ये जो भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट है ये रोड के प्रोजेक्ट्स हैं। एंड जो डिस्काउंट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है, डीएफसी, तो दो डीएफसी है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो वो फ्रेट कॉरिडोर्स आर फॉर रेलवेज, ताकि रेलवेज में एक अच्छी एफिशिएंसी आ सके। तो ये गवर्नमेंट का लास्ट काफी सालों से अटेम्प्ट रहा है कि कॉस्ट नीचे ला सके। एंड कॉस्ट नीचे लाने में रेलवेज विल प्ले अ वेरी बिग पार्ट। तो रेलवेज जो भी कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 27% ऑफ द इंडस्ट्री, इज एस्टिमेटेड टू गो अप टू 45% बाय 2030। तो वेयर डज गेटवे कम इन, राइट? तो गेटवे अपनी काफी रेलवे लॉजिस्टिक्स में एक अच्छी होल्ड बना के बैठा है। एंड इट हैज 5 आईसीडीज एंड 5 सीएफएसएस। तो उनके जो फैसिलिटीज हैं, वो आईसीडी जो होते हैं, दोज आर ऑल अक्रॉस द इंडिया। मतलब उनके 5 आईसीडीज है। और वो सब स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है नियर द मैन्युफैक्चरिंग हब, के जहाँ से गुड्स आप ट्रांसपोर्ट आप शिप करते हो कई बार। तो आप अपने फैक्ट्री के आजू बाजू जो भी एक डॉक होगा वहां तक अपने गुड्स पहुंचाएंगे। एंड देन थ्रू रेलवे दे विल गो टू द पोर्ट। एंड फिर पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस और वो सब होने के बाद में दे विल बी शिप्ड आउटसाइड। तो इन सब में गेटवे के पास जो आपके आईसीडीज हैं, इंटीग्रेटेड, जो भी उनका पूरा फैसिलिटी है जहाँ पे आप सब कुछ करवा सकते हैं। तो इनलैंड कॉरिडोर जो है उधर आप अपना गुड्स भेज दीजिए। एंड दे विल ट्रांसपोर्ट इट टू द पोर्ट्स देयर सीएफएस इज ओनली। तो उधर वो स्टोर करते हैं। एंड देन वंस द शिप कम्स वो आपका एक्सपोर्ट करवा देते हैं, या जो भी इंपोर्ट हो उसमें भी सेम प्रोसेस रहता है कि आप कैसे इंपोर्ट करा रहे हो। तो पहले वो पोर्ट पे आएगा, आपका जो भी पूरा सामान होगा उसका क्लियरिंग होगा, वो सीएसएस में रखेंगे। एंड देन दिल ट्रांसपोर्ट इट वाया रेल टू द नियरेस्ट आईसीडी। एंड वहां से आप अपनी फैक्ट्री में या कहीं पे भी आप लेके आएंगे। तो दैट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ जीडीएल। क्योंकि जो सीएफएस है वो काफी कमोडिटाइज्ड बिजनेस है। क्योंकि भारत में गिने चुने ही पोर्ट्स होंगे, और हर जगह पे गेटवे जैसी जो कंपनीज है वो अपने पोर्ट्स उधर रखती है। तो वो बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन वाला बिजनेस है। उधर आप ज्यादा मार्जिन एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। बट आईसीडीज अगर आप अच्छे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में डाल दें तो फिर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वॉल्यूम्स आउट ऑफ दोस। एंड आप रेलवे से जो भी मार्जिन ले रहे हैं रेलवे के ट्रांसपोर्ट करने से, वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है फॉर एवरी कंपेटिटर। तो जो आईसीडी बिजनेस है उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास ऐसे काफी लोकेशंस है। एंड सीएफएस बिजनेस जो है वो रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि दे इफ दे गेट अ गुड प्राइस तो वो उनका सीएफएस बिजनेस जो है वो सेल ऑफ भी कर सकते हैं। दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ कैश, जिससे वो नए आईसीडीज में एक्सपांड करे, नए ट्रेंड में एक्सपांड करे। तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव है। एंड दिस इज अ वेरी रिच कैश जनरेटिंग कंपनी। उनका डिविडेंड यील्ड भी अभी के प्राइस पे अगर आप देखें तो मोर देन 2% का है। तो डिविडेंड्स भी वो एवरी ईयर अच्छे देते हैं। एंड बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कैश एंड दे हैव अ ह्यूज लैंड बैंक एज वेल। अभी वो 70-60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे रन करते हैं। जब भी वो 70% क्रॉस करते हैं तो वो लोग अपनी जो कैपेसिटीज है वो एक्सपांड करते जाते हैं। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लैंड बैंक, ह्यूज लैंड बैंक, जहाँ से वो एक्सपांड कर सकते हैं आगे भी। और जो हम डिस्काउंटेड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे थे, डीएफसीज की, तो उसकी खूबी क्या है कि वो जो रूट है उस पे आप आपके गुड्स का डबल स्टैकिंग करके भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि एक ट्रेन है वो 90 यूनिट्स लेके जा सकता है। बट डबल स्टैकिंग की वजह से वो 180 यूनिट तक लेके जा सकता है। तो आप उधर ही आपने काफी ज्यादा कॉस्ट बचा दिया है। एंड वो ही चीज आप कॉस्ट बेनिफिट फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स के लिए अभी आज के सिनेरियो में देखने जाए तो अगर कोई भी गुड्स को 500 किलोमीटर से ज्यादा का रूट कवर करना है तो ट्रेन से आप भेजो तो कॉस्ट बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है।
तो ये डबल स्टैकिंग अभी सिर्फ 35% है जीडीएल के लिए। वो 43% उनका गया था, बट राइट नाउ आपको जैसे पता है कि जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, रेड सी का इश्यूज चल रहा है, तो उसकी वजह से काफी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। पर वो जो है 35% का, दे एम टू ब्रिंग इट टू अराउंड 45 to 50% जैसे ही वो डिमांड आती है। एंड दे आर इन अ गुड पोजिशन टू डू दैट। एंड जो डीएफसी है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अभी 12-15% का काम बाकी है। जैसे ही वो पूरा हो जाता है, दे कैन इंक्रीज द डबल स्टैकिंग देयर एज वेल, जिससे उनका मार्जिन इंप्रूव होगा, उनका competitive एडवांटेज आ जाएगा अगेंस्ट रोड एंड ऑल्सो अगेंस्ट सम ऑफ इट्स competitors लाइक कॉनकॉर। तो उसकी वजह से भी उनको आगे जाके अच्छे मार्जिन अपटिक मिल सकते हैं। पर रिस्क रिस्क क्या है इसमें, कि जो भी अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, तो उससे आपके ट्रेड के वॉल्यूम हिट हो सकते हैं। एंड अगर इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं होगा, डोमेस्टिक ट्रेड ही नहीं होगा, तो फिर आप ट्रांसपोर्ट क्या ही करोगे। तो फिर वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। देन द इंटेंस कंपटीशन इन लॉजिस्टिक सेक्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रेन से अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू द पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, तो वो तो काफी सारे दूसरे प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं। बट इसमें जैसे आपको बताया कि द मेन थिंग इज अबाउट आईसीडीज के जो अच्छे लोकेशन पे हो। तो मैनेजमेंट ऑल्सो नोज के जो सीएसएस है उसमें वो मार्जिन ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। जो रेलवे का लाइंस है उसमें भी द कॉस्ट दैट इज देयर, दैट इज प्रेवलेंट इन द मार्केट, मतलब दूसरे लोग भी उस पे ही करते हैं। तो उसके जैसे मैनेजमेंट भी ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता है कि हमारा जो एबिटा पर टीयू है, मतलब एबिटा पर यूनिट है, वो भी जो 9800 है उसको हम 11,000 कर देंगे, 12,000 कर देंगे। बट दे आर प्लेइंग द गेम ऑन दी वॉल्यूम्स। एंड वो डबल स्टैकिंग की भी जैसे मैंने आपको बात करी, दे आर प्लेइंग द गेम ऑन दैट। तो उसकी वजह से आगे जाके मार्जिन्स का ज्यादा एक्सपांशन इधर थोड़ा पॉसिबल नहीं रह सकता है। एंड जो रेड सी का इशू है, दैट इज अ ह्यूज इशू, क्योंकि वो जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, वो अभी काफी शॉर्टेज में चल रहे हैं। और शॉर्टेज में चल रहे हैं बिकॉज दे हैव टू टेक द लॉन्गर रूट। वो जो पास है रेड सी का, उधर से वो निकल नहीं सकते, तो उनको लंबा रूट लेना पड़ता है। तो उसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेनर्स इज हैम्पर्ड। एंड उसकी वजह से कंटेनर्स के प्राइस काफी ऊपर चले गए हैं। एंड गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क का काफी बिजनेस आता है फ्रॉम द लो प्राइस्ड गुड्स, लाइक वेस्ट पेपर हो गया, काफी वेस्ट की चीजें हो गई। तो उन सब से उनका काफी बिजनेस आता है। तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हायर रेट्स। तो फिर वो ट्रांसपोर्ट, मतलब उनका जो वॉल्यूम्स है उसमें उनको काफी एक डिप आ सकता है। एंड द डिलेज इन कमिश्निंग ऑफ डीएफसी, मतलब जैसे आपको बताया था कि वो जो डबल स्टैकिंग हो सकता है, दैट इज स्कोप वेयर, दैट इज अ प्लेस वेयर द मार्जिन कैन ऑल्सो गेट इम्प्रूव, वॉल्यूम्स भी बढ़ सकते हैं, उनका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकता है, जो लीड टाइम है वो कम हो सकता है। पर अगर डीएफसी को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगा, तो फिर उधर भी एक रिस्क आ जाता है कि वो अपने मार्जिन कैसे इम्प्रूव करें, वॉल्यूम्स में भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो दिस वाज अबाउट गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स। एंड हमने लास्ट मंथ में एक स्टॉक में प्रॉफिट्स भी बुक कराए थे, तो दैट वाज गोल्डियम। तो गोल्डियम को हमने एक डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले इनिशिएट किया था। तब प्राइस एडजस्टेड फॉर द बोनस एंड एवरीथिंग वाज अराउंड 200। एंड उसके बाद हमने एक अच्छा डिप भी देखा था कि वो नीचे आया था स्टॉक प्राइस उसका अराउंड 125। तो तब भी हम बोल रहे थे कि जैसे फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं उसमें एवरी डिप शुड बी लुक्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू accumulate द स्टॉक। तो वैसे ही गोल्डियम में भी हम काफी बार बोले थे कि इट लुक्स अ गुड स्टॉक टू accumulate एट दिस रेंज। तो 125 130 में भी हम रिपीटेडली आर्टिकल्स भी पोस्ट कर रहे हैं, मंथली मीट में भी दिखा रहे थे कि दैट स्टॉक कैन बी बॉट। एंड उसके बाद अभी हमने काफी अच्छा अपमूव देखा था अराउंड 380 पे। हमने 360 380 पे हमने प्रॉफिट बुक करा है उस स्टॉक में। तो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दैट इज के जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है लैब ग्रोन डायमंड्स में, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब इनिशिएट किया था तब काफी कम प्लेयर्स थे उसमें,
एंड तो जो उनका पर कैरेट प्राइस था वो भी वाज अराउंड वन थर्ड ऑफ द प्राइस ऑफ द रियल डायमंड। बट अब क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, दूसरे लोग भी इतने चीप प्राइसेस पे डायमंड्स दे रहे हैं, तो उनको अपने प्राइसेस अराउंड वन एट वन टेंथ ऑल्सो रियल डायमंड के प्राइस पे सेल करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से उनके मार्जिन जो है लैब ग्रोन डायमंड्स में, वो पहले जो 30% के आजू बाजू रहते थे वो 25% के आसपास आ गए। यस, द वॉल्यूम्स आर देयर। जो यूएस है वो अच्छा अडॉप्शन दिखा रहा है फॉर दीज लैब ग्रोन डायमंड्स। बट वो जैसे अब यूएस में भी काफी दूसरे लोग आए, तो हाउ विल दे कोप विथ इट रिमेन्स टू बी सीन। फिर इंडिया में वो अपना एक नया ब्रांड बनाने जा रहा है, ओरिजिन। वो इंडिया में अभी तक उस लैब ग्रोन डायमंड्स का उतना एक्सेप्टेंस आया नहीं है, एंड उसमें जाके अगर आपको एक ब्रांड बनानी है तो वो भी एक काफी डिफिकल्ट चीज है, एंड उसमें भी काफी ज्यादा उनके मार्केटिंग एक्सपेंस एंड सब हो सकता है, विच कैन अफेक्ट देयर मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग अहेड, क्योंकि उसमें से रेवेन्यू का जो क्लैरिटी है कि रेवेन्यू कितना आ सकता है वो हमें अभी उतना दिखाई नहीं दे रहा है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ वेरी रिच मल्टीपल। तो द प्राइस ऑल्सो सीम्ड गुड कि जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एंड दूसरी अच्छी टिप्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट वाज इट। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में डालिए, एंड जो भी सेक्टर रिलेटेड क्वेरीज हो वो डालिए। स्टॉक स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस हो वो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे डाल सकते हैं, एंड वी विल गिव अवर व्यू इन अ डे ऑफ यू आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली चैट बॉक्स नहीं है, तो आपका जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए एंड वी विल अनम्यूट यू। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर यहाँ पे अभी जो मार्केट में जिस तरीके से अभी डाउनफॉल है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो फर्स्ट जो लेवल है एज पर फिबोनाची वो तो आज आ गया है ना? और सर जैसे कि हमने कहा था कि 78.6% रिट्रेसमेंट है, वो 25,058 पे था। बट क्या सर, आवाज ही नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। कि हमने डेली रिपोर्ट्स में जैसे मॉर्निंग में बताया था दैट इज 78.6% रिट्रेसमेंट था 25,058। बट अभी वो लेवल ब्रेक हो गया और उसके नीचे निफ्टी क्लोज आया। सो इसीलिए हमने अभी वो लेवल आपको नहीं बोला, क्योंकि बिकॉज दैट लेवल इज ब्रोकन डाउन। तो अब वो 24,753 जो हमने सितंबर मंथ का लो देखा था वो लेवल है टू वॉच आउट सपोर्ट लेवल के लिए। और यदि वो किसी कारण ब्रीच होता है, 23,958 जो कि अगस्त मंथ में लो बना था, वो लेवल नेक्स्ट रहेगा तो वो। 24,753 मतलब अभी आ सकता है और। हाँ यस, दैट इज द लेवल। क्योंकि देखिए
आप अगर तेजी करना चाहते हैं, जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है, देयर कांट बी ए बाय कॉल इन दैट केस, समझे? तो सर और ऐसे में हमें जो हमारे टेक्नो फंडा स्क्रिप्ट हैं और जो हमारा पोर्टफोलियो है, रादर देन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में तो एग्जिट करना बनता है, वो तो किया होगा सबने, मैंने तो कर ही दिया। बट जो हमारे पोर्टफोलियो है टेक्नो फंडा, उसको तो होल्ड करना चाहिए ना सर अभी? सर देखिए, जो भी है ट्रेडिंग के लिए, अगर टेक्निकल जो प्रू अल्फा हो या प्रू ग्रो है, तो उसमें स्टॉप लॉस होता है। और प्रू आइडिया दे आर कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट फॉर 2 to 3 years के हॉरिजन से होते हैं। तो उसके अंदर आप कोई भी डिप, फर्दर डिप आती है, यू कैन एक्यूमुलेट दो स्टॉक्स, जैसे हमने लेमन ट्री लिया है, या अभी जीडीएल का निहाल ने शेयर जो किया आपके साथ में। तो यहाँ पे कोई भी डिप आती है, दो स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं। और जो भी, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे जो भी कॉल होंगे, वहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। प्रो अल्फा में जो कॉल होते हैं वो डेली चार्ट्स, डेली बेसिस पे स्टॉप लॉस होता है। और प्रो ग्रो में है वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होगा। तो यू हैव टू मेंटेन दैट स्टॉप लॉस है तो कॉल्स। ओके सर, मतलब ओवरऑल हम मान सकते हैं कि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है। सर देखिए, ओवरऑल द ट्रेंड इज बुलिश ओनली, इट इज नॉट, बट यूजुअली जैसे कि हम जो भी हम फॉर लास्ट 2000 जो रैली थी 2003 से 8 में, उसमें भी हमने काफी सारे करेक्शन 15-20% के देखे थे। तो करेक्शंस कैन कम, क्योंकि अभी आप ऐसा समझिए कि लास्ट 1 साल हो गया, निफ्टी डेली चार्ट्स पे सेल आया ही नहीं है कभी। ज्यादा ही हो गया सर, एक साल तो, एक साल से तो सर खैर आदत देखिए खराब कर सर, दी लोगों की। लास्ट 13 मंथ्स में कभी सेल नहीं आया डेली चार्ट्स पे। तो यू हम्म। कैन इमेजिन कि द तो सर लेवल ऑफ बाइंग। निहाल सर ने जो बताया है, जो चाइना ने जो अपना स्टिमुलस वाला गेम खेला है, उससे इंडिया के मार्केट में जो इफेक्ट आएगा, तो उसमें मतलब क्या हमें मतलब सावधानी रखनी चाहिए सर? मतलब वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम करेगा? सर इसीलिए हमने आपके साथ वही सेक्टर शेयर किए जहाँ पे वी आर बुलिश, लाइक आईटी, मेटल, एंड मेटल। एज वेल एज सिल्वर बीज, टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मेटल यस। लाइक सिल्वर, सिल्वर बीज आप बाई कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, ईटीएफ इज देयर। ओके। तो टू डाइवर्सिफाई कि आपको एक थोड़ा, क्योंकि हमने प्रीवियसली अप्रैल 2024 में गोल्ड पे एक तो सर ये यही क्या रीजन था कि आजकल की गिरावट में मैं देख रहा था वेदांता और हिंडाल्को, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ये अभी भी ग्रीन ही है, और मतलब एक नए ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। वेदांता ने तो क्वार्टरली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दिया है, और वीकली मंथली पे तो ब्रेकआउट हो ही गया उसके। क्वार्टरली चार्ट पे इवन, मतलब क्वार्टरली चार्ट मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस पे वो इम्प्रूव करके ऊपर आया है वेदांता 500 के ऊपर। सो क्या ये यही रीजन है निहाल सर इसका? हाँ, तो जैसे हमने बताया था कि मेटल्स बेनिफिट कर सकते हैं आउट ऑफ दिस, क्योंकि जो प्राइसेस है स्टील के एंड वो सारे बहुत ही नीचे आ चुके थे, बिकॉज चाइना में डिमांड उतनी थी नहीं, एंड उसकी वजह से वो इंडिया में काफ़ी डंप कर रहे थे, एंड उसकी वजह से इंडिया में भी काफ़ी, मेरी बात होती थी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो भी बता रहे थे कि जो चीज़ पहले 60 रुपीज पर केजी में जाती थी, वो अब 52 पे हो गई है, 53 पे हो गई है, एंड और भी नीचे जा सकती है इफ द थिंग्स कंटिन्यू द सेम वे। बट ये जो स्टिमुलस आया है चाइना का, उसकी वजह से उनके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो आप समझे कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जो भी हो, उनका काफी जो रेवेन्यू है वो भी आगे जाके अच्छा हो सकता है। मतलब आप समझिए कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो रही है मार्केट में, तो फिर इज इट गुड और बैड? राइट, इट्स बैड। तो अब वो इंक्रीज हो रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। चाइना बाहर से ज़्यादा डंपिंग भी नहीं आएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। ओके सर, थैंक यू सर। So as there are no other questions, we will close this meeting. Thank you everyone for joining, and we'll see you next month.